विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम के कोई नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी अपने एक सभा के दौरान कहा था कि किशनगंज जिले में जितने भी एमआईएम के टिकट के दावेदारों में से चूंकि एक आप भी है तो मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास वो डिग्रियां है, वो डिग्रियां है, तमाम तरह बातें थी, शायद आपने सुना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ असदुद्दीन साहब पढ़े लिखे हैं, एक तरफ आपके विधानसभा भी कोई है जो पढ़ा लिखा है। 6000 मेंबरशिप जो है मैंने बनाया है, इस तरह की बातें थी, तो आप लोग क्यों नहीं बना पाते? आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग बनाएं। सर मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो अभी राजनीतिक में बच्चा है, इसलिए मैं बच्चा बोलता हूं कि उन्होंने खुद अपने जुबान से कहा कि मैं लॉ की पढ़ाई छोड़ के आया हूं और मैं जुडिशियल बन गया था 3 बार। जुडिशियल इतनी आसान चीज नहीं है सर। तो दूसरे की बात तो छोड़िए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कोई ऑन कैमरा आकर के अभी तक एमआईएम का किसी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है। जहां तक कि आप शेरे बिहार कहते हैं, आपका एक कद्दावर नेता 5500 की लड़ाई लड़ रहा है कि ईंट की कीमत 5500 हो, लेकिन दूसरा शेरे बिहार इसमें खामोश है। देखिए सर, ये सवाल का जवाब तो आप सदर बिहार से लेंगे। मुसलमानों का मुद्दा है, वक्फ बिल में उन्होंने साथ दिया बीजेपी का, वक्फ बिल में वोटिंग किया, सीए में वोटिंग किया, जिसमें पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के मुसलमान इससे नाराज है। इलेक्शन का जब जमाना आएगा उस वक्त हमारे माइनॉरिटी के लोग किस रुख में जाएंगे, क्या रुख होगा, वो तो समय तय करेगी। वही जदयू में मास्टर मुजाहिद आलम थे, जिला अध्यक्ष थे, का मामला आया था, वो जदयू जिन्होंने बीजेपी के हर एक नक्शे कदम पर चला, और जब मार साहब जदयू में थे तो एमआईएम के लोगों ने इसे बड़ा एजेंडा बनाया, हालांकि और पार्टियों ने भी बनाया, लेकिन जब वही इंद्रदेव पासवान जदयू में आ गए हैं, अब जदयू की एक जो कमी था उसको वो फिर से अब जदयू को वो फलने फूलने में मदद मिलेगी। तो यह अब विरोध नहीं हो रहा है इंद्रदेव पासवान का, लेकिन वही मार साहब अगर जदयू में चले जाए तो उनका फिर से आप लोग विरोध करेंगे। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान ये बात बोले थे कि जो लोग भी दावा किए हैं वो 50 मेंबर भी नहीं बनाए हैं। यदि 50 मेंबर बना लिए होंगे तो मैं अपने स्वयं पार्टी से मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उस भाई साहब को ये नहीं पता है कि 50 नहीं, अगर वो 6000 बनाए हैं तो उसके कम से कम हम 50 नहीं तो 25% मैं भी बनाया हूँ। लेकिन मैं ये बात नहीं बोला, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि एमआईएम के मैं कितना सदस्य बना हूँ। जिला में एक से एक क्वालिफाइड है। अगर उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि सबसे पढ़ा लिखा मैं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक वही दावेदार एमआईएम में नहीं है, एमआईएम में बहुत सारे लोग दावेदार है, और वो दावेदार में कोई भी किसी से कम पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं भी किसी से कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा आवास के मकान में जो पैसे मिलते हैं बहुत कम रकम मिलते हैं उनको, क्या उनसे उनकी मकान मिल जाएगी? जब ईटा ही सस्ता नहीं मिलेगा, सीमेंट सस्ता नहीं मिलेगा, लोहा सस्ता नहीं मिलेगा, ईट का जो सरकारी रेट है उनको किसी भट्टे वाले पर तनकीद नहीं किए। उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी रेट है आप उस पर बेचिए। तो शायद के सरकारी रेट 7000 समथिंग है, 5500 पहले थे, जो रेट सरकारी रेट है उस पर बेचिए। यहाँ पर हमारे सदर हॉस्पिटल का मामला है, आपको मालूम होना चाहिए सर कि आईसीयू के लिए समथिंग 30 करोड़ रुपया बिहार सरकार दिया है और आईसीयू डिपार्ट बंद है। यहाँ पर सर ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पादन होता था, आज ऑक्सीजन बंद है। इस मुद्दा को कौन उठाएंगे? जिस पार्टी में आप पहले हुआ करते थे वहां आपका टिकट कट गया या किसी ने काट दिया, तो जिस वजह से आपने इस पार्टी की तरफ अपना रुख किया। यहाँ भी अगर आपका टिकट कट जाता है या काट देता है तो फिर किस पार्टी की तरफ आपका रुख होगा? मैं इजहारुल हुसैन की बात कर रहा हूँ, उसको बड़ा नेता मानते क्या? मैं तो इजहारुल हुसैन को बड़े नेता नहीं मानता हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि अगर वो घोषणा करे कि हम दूसरे विधानसभा, सर वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। मैं उनको मानता हूँ, चूंकि जब मैं उन्हीं पार्टी में था, वो हमारे मतलब किसी राजनीतिक एंगल से वो सीनियर नहीं था। सूत्रों के हवाले से खबर चली और तमाम तर जो है लोकल मीडिया है उन्होंने चलाया है कि हो सकता है कि अख्तर जो है अमोर छोड़े और कोचाधामर से चुनाव लड़े। तो ऐसे में जो उनके विरोधी है, जो लोग पसंद नहीं करते, उन लोग का ये कहना है कि अब अमोर से खदेरे जा रहे हैं, काम नहीं किए हैं, तो फिर कोचाधामर आ रहे हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता जनाब नसीम साहब के साथ है। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। सबसे पहले मैं भी आपका वेलकम शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस नाचीज को याद किए और मेरे अभी खगरा में मेरे मकान में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही हम यहीं से करते हैं कि जब भी असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बातों को रखते हैं तो मुसलमानों के जो मामले आते हैं, चैलेंजिंग की बात करें या फिर जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं मुसलमानों को रख करके, या फिर धर्म से जुड़ी जो बातें हैं, तो अपने तल्ख मिजाज के लिए जाने जाते हैं। काफी दमदार जो है उनका कटाक्ष होता है। लेकिन वही असदुद्दीन अवैसी जब विदेशी दौरे में है तो उनका कहना है कि हिंदुस्तान में सब कुछ सुरक्षित है, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो महज एक राजनीतिक चीज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। आपको लगता है अगर दिल से बोलेंगे तो मुसलमानों के साथ 2014 के बाद जो चीजें सही हो रही है बीजेपी के शासन में?
देखिए, सबसे पहले बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे बैरिस्टर हैं, वो हिंदुस्तान में सबसे पढ़े लिखे इंसान में वो आते हैं। जहाँ पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का डिग्री का सवाल है, हम समझ रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी पास वैसा डिग्री नहीं है, ना होम मिनिस्टर अमित शाह के पास डिग्री है। वो वाकई है कि हमारे घर का मामला है, भारत का मामला हमारे घर का मामला है। चाहे हमारे भारत में हमारे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ इस मुल्क में, वो हमारा निजी मामला है। क्योंकि निजी मामला है कि विदेश में हमेशा भी अब देखे होंगे कि पाकिस्तान के लोग आते हैं कश्मीर में, यहाँ पर अटैक करके चले जाते हैं। इसके लिए वो कहे हैं कि मेरा घर का मामला है, घर में हम लड़ेंगे, लेकिन हम इस मिट्टी को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जन्म हुए हैं, हमारी कब्र भी इसी मिट्टी में जाना है। और मेरे देश का, मेरा मुल्क अगर चलता है तो हमारे भारत के संविधान से चलता है। इसलिए भारत के संविधान पर हमें ये यकीन है कि हमारे मुल्क में जो भी आपसी मामला होगा वो हम उसको निपटा लेंगे। लेकिन अगर विदेशी कोई भी हमारे मुल्क में आंख दिखाएगा, हम सभी मुल्कवासी, हम सभी देशवासी एक साथ हैं, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम लोग भाई भाई। चलिए आएंगे इस सवाल पे भी। आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है देश के सबसे पढ़े लिखे नेता है, तो इसी तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम के कोई नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी अपने एक सभा के दौरान कहा था कि किशनगंज जिले में जितने भी एमआईएम के टिकट के दावेदारों में से चूंकि एक आप भी है, तो मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास वो डिग्रियाँ है, वो डिग्रियाँ है, तमाम तरह बातें थी, शायद आपने सुना होगा। तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ असदुद्दीन साहब पढ़े लिखे हैं, एक तरफ आपके विधानसभा भी कोई है जो पढ़ा लिखा है। जी देखिए, सबसे पहले बात यह है, आप भी जानते हैं रमीज साहब, कि इंसान के अंदर जितना भी एजुकेटेड हो जाए, वो कितनों भी पढ़ा लिखा हो जाए, अपने आप को हमेशा कमजोर समझना चाहिए। क्योंकि इस देश में, इस मुल्क में, इस जिला में एक से एक क्वालिफाइड है। अगर उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि सबसे पढ़ा लिखा मैं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक वही दावेदार एमआईएम में नहीं है, एमआईएम में बहुत सारे लोग दावेदार है, और वो दावेदार में कोई भी किसी से कम पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं भी किसी से कम पढ़ा लिखा नहीं हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े क्वालिफाइड हैं जो लोग पेश किए हैं। उसमें कोई लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई लोग हमसे सीनियर नेता भी हैं, अदर पार्टी छोड़ के आए हैं। दावेदारी करना तो सबको इख्तियार है जमहूरियत भारत में, चाहे मेरे एमआईएम पार्टी के एक छोटा सा सदस्य क्यों ना हो, छोटा सा वार्ड मेंबर क्यों नहीं हो हमारे पार्टी का, उनको भी हक है टिकट मांगने का। लेकिन इस तरह से कटाक्ष भाषण, इस तरह से तलख भाषण नहीं देना चाहिए कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं। अगर ऐसा वो बोला है, ऐसी मैं भी मीडिया में देखा था, तो ये उनकी भूल है, ये गलत सोच है, उसकी मानसिकता बहुत छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता। 6000 मेंबरशिप जो है मैंने बनाया है, इस तरह की बातें थी, तो आप लोग क्यों नहीं बना पाते? आप लोग को भी चाहिए कि आप लोग बनाएं। सर, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो अभी राजनीतिक में बच्चा है, इसलिए मैं बच्चा बोलता हूं कि उन्होंने खुद अपने जुबान से कहा कि मैं लॉ की पढ़ाई छोड़ के आया हूं और मैं जुडिशियल बन गया था 3 बार। जुडिशियल इतनी आसान चीज नहीं है सर। जुडिशियल कंपटीशन करना, किशनगंज कोर्ट में जितने भी हमारे वकील हैं अपने बिरादरी के, सब हमारे रिलेशन में हैं, और गैर भी हमारे बहुत अच्छा ताल्लुकात हैं। जुडिशियल निकालना इतनी आसान नहीं है। हाँ, हमारे क्षेत्र में एक बच्ची, अभी हाल में मेरे एक फ्रेंड है समदा के, शरीफ साहब, इंजीनियर साहब की बेटी, हमारे इस्लाम साहब की बेटी, मेरी भतीजी लेगी, उन्होंने जो जुडिशियल कंप्लीट की, अभी वो सिक्किम की हाईकोर्ट की वो जज है। ये एक फक्र की बात होती है। अब रहा कि राजनीतिक में आप आए हैं, तो अपने डिग्री को या अपने चीज को त्याग करके अगर आए हैं, ये बात आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेंबरशिप बनाने के बाद उन्होंने अपने स्पीच के दौरान ये बात बोले थे कि जो लोग भी दावा किए हैं वो 50 मेंबर भी नहीं बनाए हैं। यदि 50 मेंबर बना लिए होंगे तो मैं अपने स्वयं पार्टी से मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उस भाई साहब को ये नहीं पता है कि 50 नहीं, अगर वो 6000 बनाए हैं तो उसके कम से कम हम 50 नहीं तो 25% मैं भी बनाया हूँ। लेकिन मैं ये बात नहीं बोला, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कि एमआईएम के मैं कितना सदस्य बना हूँ। मैं उनको अभी आपके सामने में दिखा भी सकता हूँ कि मेरे कैमरा में कितने मेंबरशिप है। ये बात अगर वो बोला है कहीं से, किसी एंगल से, तो ये गलत बोला है, ये गलत बयानबाजी है। जाते वक्त हम देख लेंगे उसको। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि किशनगंज का सबसे लीडर कौन? देखिए, किशनगंज में 13 है। बेबाक लीडर मैं नाम कैसे ले लूं आपके साथ सर, और बेबाक सब लोग हैं। अब रहा कि हमारे पार्टी के जो कोई दावा कर रहे हैं, दावे करने का मैंने पहले ही बोला कि सबको हक है। किशनगंज लोकसभा की बात कर रहा हूँ। किशनगंज लोकसभा में बेबाक किसको बोल रहे हैं? यहाँ पर जो हमारे एमपी हैं, मैं उनको तो बेबाक नहीं बोलूंगा।
और हमारे सदर के जो विधायक है, मैं उसको बेबाक नहीं बोलूंगा, क्योंकि करप्शन यहाँ पर ज्यादा है। अख्तर ईमान साहब को तो बोल सकते हैं ना। बिल्कुल, अख्तर ईमान साहब को इसलिए बोल सकता हूँ कि वो शेरे बिहार है। अगर शेरे हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, तो शेरे बिहार हमारे अख्तर ईमान साहब है। इसलिए मैं बोलूंगा खास करके कि इन लोग रूलिंग पार्टी में जब हुकूमत में भी थी, हमारे किशनगंज के सदर विधायक, उन्होंने कोई भी ऐसा तारीखी काम नहीं कर पाए, जिसमें से हमारे जनाब अख्तर ईमान साहब अमोर एमएलए जो तारीखी काम किए हैं, जैसे अभी एक पुल का निर्माण करें, दो आपने अख्तर ईमान को शेरे बिहार का मानते हैं? शेरे बिहार, जी जी, शेरे बिहार मानते शेरे बिहार है वो। चलिए, जब वो शेरे बिहार है तो इसी से एक सवाल बनता है मेरा कि मुझे लगता है, और हम लोग जो आकलन करते हैं कि एमआईएम में सब कुछ ठीक नहीं है, अंदर खाने कुछ लड़ाई चल रही है। आपका एक नेता जो कि दूसरी पार्टी छोड़ के काफी कद्दावर है, 17 साल तक लोगों ने उन्हें विधायक बनाया, आप भी कभी उन्हीं पार्टी में हुआ करते थे। बेचारा अकेले ईंट भट्टा की लड़ाई लड़ रहे हैं, 5500 में लोगों को ईंट दिलाना चाहते हैं। तो दूसरे की बात तो छोड़िए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कोई ऑन कैमरा आकर के अभी तक एमआईएम का किसी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है। जहाँ तक कि आप शेरे बिहार कहते हैं, आपका एक कद्दावर नेता 5500 की लड़ाई लड़ रहा है कि ईंट की कीमत 5500 हो, लेकिन दूसरा शेरे बिहार इसमें खामोश है। देखिए सर, ये सवाल का जवाब तो आप सदर बिहार से लेंगे, और वो खामोश भी नहीं है, वो हक की आवाज उठाते हैं। लेकिन अब इस मामले में आप गए या आपको इंटरव्यू नहीं दिए, तो ये इनका हमारे सदर बिहार का मामला है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। हम ये नहीं कहते कि जब बात हक की लड़ाई लड़ रहा है, आपके पार्टी के लोग हैं, अपने विधायक घोषित कर दिया है, आप लोग उसका साथ आना चाहिए, धरने में बैठना चाहिए। हम लोग तो सब साथ में, जब हमारे तौसीफ भाई जिस वक्त बुलाएं, जहां बुलाएं, हमारी पूरी टीम उनके साथ में है। और जहां तक उनका टिकट का मामला है कि उनका टिकट का, तो बहुत कुछ मामला सर प्रोटोकॉल पर होता है। प्रोटोकॉल में हायर कमान हमारे बैरिस्टर एसी साहब है, जिन्होंने उनकी टिकट को मैंने घोषित किए हैं, और एक राणा रंजीत जी का घोषित किए बिहार में। ये तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका मामला है, तो इसलिए इसमें किसी की नाराजगी नहीं हो रही। जैसे हम ही लोग अभी बताएं कि एमआईएम में हम लोग बहुत सारे लोग दावेदार हैं, यदि किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग समर्थन करेंगे हम लोग। लेकिन हम सदर साहब से आपके चैनल के जरिए एक बोलना चाहेंगे हमारे सदर साहब को कि सदर साहब टिकट जिनको भी दें, सोच समझ कर देना चाहिए। जिन्होंने अभी टिकट का दावेदारी किया, जिस तरह से कर रहे थे कि मुझे टिकट मिल गया, सदर साहब टिकट कहाँ देते हैं? सदर साहब खुद कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो फैसला लेते हैं हमें उसको मानना जरूरी हो जाता है। जैसे कि नमाज में हमारे जो इमाम होते हैं उनको मानना जरूरी हो जाता है, कि वो क्या कहते हैं, मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आपने कौन सी आयत पढ़ी, क्या किया, वो जैसे करते हैं वैसे करना पड़ता है। तो सदर साहब टिकट कहाँ देते हैं? देखिए सर, ये प्रोटोकॉल है, हर पार्टी का सदर अहम होता है पूरे भारत में। स्टेट सदर बहुत बड़े, मानिए कि हम लोग पुराने राजनीति से जुड़े थे, दूसरे पार्टी से हम लोग आए हैं, हम लोग को सब प्रोटोकॉल मालूम है। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर से फैसला हो जाता है, जिससे अदर पार्टी के भी बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो फैसला कर दिया, उनका लपेट है। लेकिन बाकी सीटों की तो फैसला स्टेट के सदर के साथ के हाथों में है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना। 5500 रुपया ईंट की कीमत के लिए नसीम अहमद का क्या रुझान है? होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, ये जनहित की बात है। और तौसीफ साहब जो मुद्दा उठाए वो गरीबों की हित की बात की है कि गरीब को इंदिरा, मैंने आप ही लोगों के चैनल से तौसीफ साहब के पूरे वीडियो को मैंने देखा और सुना। उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा आवास के मकान में जो पैसे मिलते हैं, बहुत कम रकम मिलते हैं उनको, क्या उनसे उनकी मकान मिल जाएगी? जब ईटा ही सस्ता नहीं मिलेगा, सीमेंट सस्ता नहीं मिलेगा, लोहा सस्ता नहीं मिलेगा, ईंट का जो सरकारी रेट है, उनको किसी भट्टे वाले पर तनकीद नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी रेट है आप उस पर बेचिए। तो शायद के सरकारी रेट 7000 समथिंग है, 5500 पहले थे, जो रेट सरकारी रेट है उस पर बेचिए आप। आपने भी कहा कि शेरे अख्तर ईमान शेरे बिहार है, और आप मुझे भी पूछेगा तो मैं भी कहूँगा काफी बेबाक है, बेखौफ है, लीडर होकर अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन इतना अगर मुद्दा सही है तो फिर हमारे बेबाक लीडर चुप नहीं रहते। देखिए, बेबाक लीडर से हमको नहीं पता कि आप लोग उनका इंटरव्यू लिए कि नहीं लिए इस ईटा भट्टा के मामले में। अगर ये ईटा भट्टा में लेंगे तो वो तो अपना कुछ ना कुछ जवाब देंगे सदर साहब। किशनगंज विधानसभा से आप टिकट की दावेदारी रखते हैं, लेकिन कई और लोग हैं जो वो भी टिकट की दावेदारी रखते हैं। तो उनमें से नसीम अहमद जो है, उन्हें टिकट मिले, आपके अंदर ऐसी क्या चीज है, या अगर आपको टिकट दे तो क्या आप सीट निकालने का मादा रखते हैं? सर, आपको पता होगा कि मैं पिछले दफा भी मैं जिस पार्टी में था, मैं 2019 में बाई इलेक्शन जब हुआ था, मैं भी उसमें रेस में था, मैं 1 नंबर में था। और फिर 20 में भी मैं रेस में था और 1 नंबर में था। मेरा टिकट को यहाँ के पॉलिटिकल लीडर जिस पार्टी में था उन्होंने मेरा टिकट कटवाया है। मुझे खेद था, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़कर इधर आया हूँ। यदि मुझे टिकट मिलता है
तो सदर विधायक का टिकट तो सोच समझ के ही देना चाहिए, ऐसे विभाग को देना चाहिए। सदर विधायक कोई छोटा मोटा विधायक नहीं सर, यहाँ किशनगंज जिला में इतनी करप्शन है, मैं किन किन को गिनूँ आपको करप्शन, हर जगह तो करप्शन ही करप्शन है। क्या प्रशासन जो बाहर के लोग आए हैं या हमारे लोगों को नहीं ठगते? क्या सीओ ऑफिस में आपका जो है मोटेशन के नाम पर धांधली नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पर वीडियो या यहाँ पर जो है आपका सेविका जो काम कर रही है उनके ऊपर सीडीपीओ है, क्या वो घूस नहीं खाते हैं? यहाँ पर करप्शन कर आप सर अभी मामला कीजिए, सदर हमारे विधायक है, मैंने अभी एमआईएम के बैनर तले अभी 5 जनवरी या 3 जनवरी को मैंने डीएम साहब को और माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक साहब को मैंने एक आवेदन दिया अपने लेटर पैड से कि क्या किशनगंज नेशनल हाईवे है और किशनगंज में क्या रेड ग्रीन येलो लाइट और ट्रैफिक पुलिस नहीं लगना चाहिए? क्या बहादुरगंज जहाँ ओवरब्रिज खत्म होती है बहादुर मोड़ के पास नेशनल हाईवे में क्या वहाँ रेड ग्रीन येलो बत्ती मिलना चाहिए? क्या ट्रैफिक पुलिस वहाँ नहीं होना चाहिए? आप बगल में बंगाल जाइए, पांजीपरा जाइए, इस्लामपुर जाइए, वहाँ इतनी व्यवस्था नेशनल हाईवे का अच्छा है कि वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है और यहाँ आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। खुद आप अगर रोड क्रॉस कीजिएगा तो आपको 5 मिनट खड़ा होकर राइट और लेफ्ट देना पड़ेगा कि जान सबका प्यारा होता है। लेकिन अब तक डीएम साहब, अब तक हमारे पुलिस अधीक्षक साहब संज्ञान में नहीं लिए हैं, बल्कि डीएम साहब मौखिक हमको यहाँ तक बोले कि नसीम साहब कोई टेंडर वाले को बुला दीजिए। मैंने कहा सर आप तो सर्वसर्वा हैं, आपका अध्यक्ष हैं, आप किसी को बुला के टेंडर करवा दीजिए। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वसूली के लगता है कि चालान कैसे कटेगा। और सर यहाँ पर हमारे सदर हॉस्पिटल का मामला है, आपको मालूम होना चाहिए सर कि आईसीयू के लिए समथिंग 30 करोड़ रुपया बिहार सरकार दिया है और आईसीयू डिपार्टमेंट बंद है। यहाँ पर सर ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पादन होता था, आज ऑक्सीजन बंद है। इस मुद्दा को कौन उठाएंगे? कौन उठाएगा? इस मुद्दे पे भी हम आएंगे, लेकिन आपके बातों से एक सवाल निकल कर आया कि जिस पार्टी में आप पहले हुआ करते थे वहां आपका टिकट कट गया या किसी ने काट दिया, तो जिस वजह से आपने इस पार्टी की तरफ अपना रुख किया। यहाँ भी अगर आपका टिकट कट जाता है या काट देता है तो फिर किस पार्टी की तरफ आपका रुख होगा? देखिए सर, हम पहले बताया कि मैं पार्टी का झंडे तले जिनको भी देंगे लब्बे करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे, लेकिन अपनी हम सभी कैंडिडेट जो इच्छुक है, जो भावी विधायक बनना चाहते हैं, जो टिकट का मांग कराएं, हम उससे जरूर अपील करेंगे यहाँ पे चैनल द्वारा कि बेतुक वाला बात ना बोले, आपस में लड़ने वाली बात ना बोले। ये तो जरूरी नहीं कि 6 आदमी हम लोग या 5 आदमी कैंडिडेट का दावा किए हैं, किसी एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। तो हमको सबको समर्थन देके उसको जिताना होगा और सबका समर्थन लेना ही पड़ेगा। कोई ऐसी बात ना बोले जिससे वो नाराजगी हो जाए। टिकट हमारे सदर साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिनको देंगे, लेकिन मैं भी एक कैंडिडेट के रूप में हूँ और मुझे अगर टिकट मिलता है तो मुझे हमारे जितने मुसलमान भाई मुझसे प्यार करते हैं उतना मुझे 20-25 साल से हिंदू भाई भी प्यार करते हैं। इसलिए प्यार करते हैं कि मैं हर मुद्दा पर खड़े होता हूँ, हर मुद्दा पर मैं आगे होता हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल। आपको मालूम भी होगा सर कि कुछ दिन पहले 2011 में जो हम लोग धरना दिए थे एमयू सेंटर के लिए, जब 1.5 लाख 2 लाख लोग रुपए थे सर, उसमें जो केस हुई थी एमयू में, रेलवे का केस और नेशनल हाईवे केस, उसमें एक बंदा मैं भी था, मुझ पर भी केस हुआ। तो हम लोग केस से नहीं डरते सर, हर मुद्दा से लड़ने के लिए। अभी से मैं क्या बताऊं, परसों रात की बात है, एक लड़का मुंबई से आया, उनको रिसीव के लिए स्टेशन पहुंचा 11:30 बजे। कोई आदमी भूल से, वो आदमी उम्र भी कम था, 14 साल का वो लड़का था, टिकट नहीं लिया था प्लेटफॉर्म टिकट। उनको जीआरपी और सीआरपीएफ वहां जा करके 800 रुपया उससे रंगदारी वसूल करे थे। जब इसकी खबर हमको फोन में मिली, मैंने वहां के सीआरपी जीआरपी के जो बराऊ थे, मैंने उनको कहा कि आप जो उस बच्चे से 800 रुपये चालान काट रहे हैं, किस चीज चालान काट रहे हैं? मैंने उससे डांटा कि ये तो गांव का स्टेशन है, आपने स्टेशन में बैठने का सुविधा नहीं दी है। आप चले प्लेटफॉर्म के बाहर में जो गाड़ी का डब्बा लगता है वहां पे बैठने का सुविधा नहीं दिया है, लेट्रिन का व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, शुद्ध जल का व्यवस्था नहीं है, छत का व्यवस्था नहीं है। खुद मैं रात में किसी को कलकत्ता छोड़ने गया था, मैं खुद पानी में भिजा हूँ, उसका बोगी एसी पीछे में लगा था, पानी में भीज के गया। तब लास्ट में जाकर वो बोला सर जब कैमरा में आ गए हैं तो मिनिमम सर 100 रुपये करवा दीजिए। ये सर मेरा तो कहाँ 700 रुपये का डिफरेंस, इस मुद्दा पर कौन बात करेंगे? चूंकि आप किशनगंज से हैं और नगर से हैं, तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि यहाँ के जो नगर चेयरमैन है इंद्रदेव पासवान, हाल में अब जदयू के नेता भी है, उनके काम को आप किस नजरिया से देखते हैं, किस तरह से काम किए? देखिए सर, हमारे माननीय चेयरमैन साहब जो इंद्रदेव पासवान जी, आपको भी मालूम होगा कि जब चुनाव का मैदान में वो लड़ रहे थे, मैं उनके साथ एक छोटा भाई
कंधे से कंधे मिला के लड़े थे। और हम ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारी टीम थी उसके साथ जुड़ा हुआ। हम लोग ने एक एजुकेटेड होने के नाते, एक पढ़ा लिखा के नाते, एक हमारे समाज के मतलब सोशलिस्ट नेता होने के नाते हम लोग ने उनको कोऑपरेट किया। और संयोग से किया है कि हमारे चेयरमैन इंद्रदेव पासवान जी जो है वो मेरे वार्ड के आते हैं और मेरे बड़े भाई हैं। मैंने उनसे कंधा से कंधा मिला के जिताने के लिए हर वो कोशिश किए और जीते भी। और इंशाअल्लाह इंद्रदेव पासवान जी क्या काम कर रहे हैं ये मैं नहीं बोलूंगा, ये शहर बोलेगा। शहर में आज डेवलपमेंट का जो भी काम हो रहे हैं ये इंद्रदेव पासवान जी का कहीं भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने हद से ज्यादा किया। जैसे सर अभी आप मेरे अभी यहाँ खगरा में भी मेरा निवास स्थान है, मेरे खगरा में आए हैं। कभी मैं चाय में मेरे वार्ड के मैं आखिरी छोर में रहता हूँ। मेरे क्षेत्र से 100 मीटर पर बंगाल सीमा है और 100 मीटर पर सर मेरा रोड आजादी के बाद से बना ही नहीं था। एक चेयरमैन साहब इंद्रदेव पासवान जी है जिसमें तकरीबन 1,87,00,000 रुपए टेंडर करवा दिए हैं और मेरे क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं। नाली का भी योजना बना दिए हैं। आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो क्या बोले, वो जो है हमारे विशाल पुरुष हैं। इंद्रदेव पासवान की बात बोले कि बहुत विकास नहीं, रमजान नदी का सौंदर्यीकरण होना था लेकिन अब जैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। कहाँ काम? जी, आपका सवाल पूछना बिल्कुल सही है सर। जब से चेयरमैन यहाँ पहले बनते थे कभी गाद का खोदाई नहीं होता था, लेकिन हमारे इंद्रदेव पासवान भाई जब से चेयरमैन बने थे तो कम से कम चूरीपट्टी रमजान पुल से लेकर मजिया पुल तक जेसीबी लाके खोदाई का काम किए हैं। और मुझे ये नॉलेज है कि बिहार सरकार कुछ शायद उसको अच्छा खासा बजट दिए हैं। उस बजट शायद उनके पास अभी तक धन नहीं आए होंगे। जिस दिन धन आ जाएंगे ईमानदारी से उस पुल का बहुत बड़ा काम भी होगा और पुल में जो है जितनी पार्किंग का व्यवस्था होगा उससे ज्यादा होगा। जैसे आप डे मार्केट में देख लीजिए, डे मार्केट का रोड कितना छोटा मोटा था, चौड़ाईकरण को देख लीजिए। डे मार्केट जहाँ टर्निंग लेते हैं आप लाइन जाने के लिए, वहां पे ट्रांसफार्मर सर 50 साल से वहां था रोड में सरा हुआ, उसको उखाड़ के फेंकवा दिए, साइड में करवा दिए, वहां चौड़ाईकरण हो गया। एक पीपल गाछ झूल रहा था 50 साल से, इंद्रदेव भाई ने उसको जेसीबी से रातों रात कटवा करके। और ये बड़ी खूबी की बात है चेयरमैन साहब का, जो तारीफ है तो तारीफ है, क्योंकि रोड को वो रात में बनवाते हैं और रातों रात रोड बनवा देते हैं। सुबह में देखे सर न्यू रोड बन गया। चलिए, रोड रात को बनवाते हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि जब वही जदयू में मास्टर मुजाहिद आलम थे, जिला अध्यक्ष थे, का मामला आया था, वो जदयू जिन्होंने बीजेपी के हर एक नक्शे कदम पर चला। और जब मार साहब जदयू में थे तो एमआईएम के लोगों ने इसे बड़ा एजेंडा बनाया, हालांकि और पार्टियों ने भी बनाया। लेकिन जब वही इंद्रदेव पासवान जदयू में आ गए हैं, अब जदयू की एक जो कमी था उसको वो फिर से अब जदयू को वो फलने फूलने में मदद मिलेगी। तो यह अब विरोध नहीं हो रहा है इंद्रदेव पासवान का, लेकिन वही मार साहब अगर जदयू में चले जाए तो उनका फिर से आप लोग विरोध करेंगे। देखिए सर, ये माइनॉरिटी क्षेत्र है, आप भी जानते हैं हमारे क्षेत्र माइनॉरिटी है। यहाँ 70% माइनॉरिटी के लोग रहते हैं और सबका मिजाज है जदयू मतलब बीजेपी, भाजपा। तो भाजपा देश के लोगों के साथ, खास माइनॉरिटी लोगों के साथ सीए का बिल लाए, 3 ट्रिपल तलाक का मामला है, वक्फ बोर्ड का मामला आ रहा है। इससे मुसलमान पूरे कौम जो है उनसे ये है। तो मामला अभी जदयू में वो आए हैं, जदयू में आए हैं, मोस्ट वेलकम, आप जदयू में आए हैं। लेकिन चुनाव का माहौल अलग होता है सर। चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव सेंटिमेंटल पर जाता है। चुनाव आपके और मेरे कहने पर लोग वोट देता है। आम जनता समझ पा रहा है कि मेरे क्षेत्र में शांति चाहिए, या कि हिंदू मुसलमान भाईचारगी चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक मास्टर मुजाहिद का मामला था, वो बीजेपी टेक थे। जब चुनाव आएंगे तो पब्लिक क्या रुख लेंगे वो भी बात की बात है। मेरा सवाल यह था कि इंद्रदेव पासवान भी जदयू में है, उसी जदयू में है जिसका कल तक आप लोग काफी विरोध कर रहे थे, लेकिन इनका विरोध नहीं हुआ, किसी ने किया नहीं। यहाँ तक कि आपसे भी हमारी बात हो रही है तो आप जदयू में हो गए हैं, इनके इस कदम की जो है निंदा भी नहीं हो रही है आपसे। सर, मैं व्यक्तिगत इंद्रदेव भाई पासवान का मैंने तारीफ किया, चेयरमैन का तारीफ किया। मैं उनके झंडा या उनके जो लीडर हैं हमारे पलटूराम चाचा, मैं उनकी तारीफ नहीं किया, क्योंकि पलटूराम चाचा दिन में यहाँ आते हैं और शाम में कहीं चले जाते हैं। और ये वो क्या भाषा निकालते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा सर कि नरेंद्र मोदी को जो प्रधानमंत्री है उनका नाम सही से नहीं बोल पाए, वो अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए। तो अब वो कैसे बोल रहे हैं सर? वो जितना भी काम कर ले, सबसे बड़ी मुद्दा भारत का मुद्दा है सर, मुसलमानों का मुद्दा है। वक्फ बिल में उन्होंने साथ दिया बीजेपी का, वक्फ बिल में वोटिंग किया, सीए में वोटिंग किया, जिसमें पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के मुसलमान इससे नाराज है। इलेक्शन का जब जमाना आएगा उस वक्त हमारे माइनॉरिटी के लोग किस रुख में जाएंगे, क्या रुख होगा, वो तो समय तय करेगी। और यहाँ जब बार बार आप ये बोल रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद का विरोध रहा था, इनका विरोध नहीं हो रहा था, तो हम उसको ज्यादा
टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मास्टर मुजाहिद को लगता है यहाँ के लोगों को कि मेरा अपना है, जो क्लियर मेरा अपना है, और उन पर नहीं लग रहा कि मेरा अपना है, तो ये समय तय करेगा, ये मैं नहीं बोलूंगा सर। एक यहाँ जानना चाहेंगे कि कोई किसी क्षेत्र से विधायक हो, मान लेते हैं कि आपका विधायक इजारुल हसन है, और वो ये घोषणा कर दे कि मैं किशनगंज से नहीं लड़ूंगा, मैं बहादुरगंज से लड़ूंगा, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? देखिए सर, अब वो जो चुनाव लड़ेंगे तो ये उनका अपना, वो तो बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये भाव लगता होगा कि शायद मैं वहाँ चुनाव लड़ूंगा तो मेरे साथ कोई परिणाम गलत हो सकता है, यहाँ से लड़ूंगा तो चुनाव मेरा सो भी जा सकता है। ये तो उनका अपना व्यक्तिगत, और बड़े लोगों का अपना एक पहचान होता है कि हम किस क्षेत्र से लड़ेंगे। फिर अगर वो MP चुनाव लड़े होंगे तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होगा कि हमारे लोग मोहब्बत कहाँ से करते हैं, जो जिधर के लोग ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, जहाँ CO सीट होगा वो तो वहीं से लगेगा। जैसे आप ले लीजिए कि हमारे पूर्व के जो MP हैं माने राहुल गांधी, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, तो वो तो उनको व्यक्तिगत है, वो लड़ ही सकता है। जहाँ से एक जीतते हैं, जहाँ के लोग ज्यादा प्यार देते हैं, फिर एक सीट रिजाइन मारते हैं, दूसरे सीट में चले आते हैं, हो सकता है वो दोनों सीट से चुनाव लड़े। इस कदम को क्या मानेंगे, सही या गलत? वो तो सर उन देखिए, वो हम पहले क्या बोले, वो बड़े नेता हैं, उनको ये फीलिंग हो रहा है। मैं इजहारुल हुसैन की बात कर रहा हूँ, उसको बड़ा नेता मानते हैं क्या? मैं तो इजहारुल हुसैन को बड़े नेता नहीं मानता हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि अगर वो घोषणा करे कि हम दूसरे विधानसभा, सर वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। मैं उनको मानता हूँ, चूंकि जब मैं उन्हीं पार्टी में था, वो हमारे मतलब किसी राजनीतिक एंगल से वो सीनियर नहीं था। उन्होंने एक सिर्फ उसकी माँ एक बार मुखिया बनी थी, और मुखिया जब बन गई तो अब हमारे जो माननीय सांसद जी, उनको किस एंगल से लगा कि उनको टिकट देना था, किस मकसद से टिकट दिए थे, और किस के लोग जानते ही हैं किस मिजाज के लोग हैं, जीते हैं। फिर जब मैंने इजहारुल हुसैन का नाम लिया तो बड़ा नेता शब्द कैसे आया दिमाग में, क्या चल रहा मैं नहीं समझ पा रहा था सर। मैं इजहारुल हुसैन का नाम को मैं नहीं सुन पाया। आप किनको सोचे के बोले? मैं और दूसरे लोगों के नाम जानना चाहूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा सर। मैं हो सकता है कि वो उनको बड़े नेता, मैं इजहारुल हुसैन का बड़े नेता क्यों हुआ? इजहारुल हुसैन तो हमारे जूनियर है, टिकट मिल गई, इत्तेफाक है कि उन्होंने MLA है, लेकिन सर उससे खेद है, उससे दुख है कि जिस तरह से लोगों ने उनको, जिस तरह से पूठिया 22 पंचायत, किशनगंज के 4 पंचायत, 34 वार्ड लोगों ने जिस आशा और उम्मीद से उनको वोट दिया, और हमारे हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया, उस हिसाब से वो डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने थाना तक फोन नहीं कर पाते हैं, थाना के बराबर को धमका नहीं पाते हैं, CO को धमका नहीं पाते हैं। करप्शन इतना बड़ा हुआ, मैं किस किस मुद्दे पर बात करूँ, किस किस मुद्दे पर बात करूँ? मेरे लोग स्टेशन छोड़ने आते हैं, वहां पर उनको रात में CRPF पकड़ लेते हैं, GRP वाला पकड़ लेते हैं, टाउन थाने वाला पकड़ते हैं। ट्रैफिक वाला मामला तो इतना है कि सर, ट्रैफिक वाला मामला को रोजे एकदम वहां जाकर 1535 चालाने कर देते हैं। अरे गाड़ी पकड़ने का बाद जो है, आप पहले सर्च कीजिएगा, टाइम दीजिएगा, नहीं सर्च करने से पहले 3500, 4000, 5000 चालान कर देते हैं। क्या विधायक जी का मुंह में बोली नहीं है? क्या इस करप्शन को नहीं रोक सकते हैं? किसी मुद्दा पर वो बात नहीं करते हैं, कोई मुद्दा पर नहीं है। आखिरी सवाल आपसे विदा लेना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से खबर चली और तमाम तर जो है लोकल मीडिया है उन्होंने चलाया है कि हो सकता है कि अख्तर इमान जो है अमोर छोड़े और कोचाधामर से चुनाव लड़े। तो ऐसे में जो उनके विरोधी है, जो लोग पसंद नहीं करते, वो लोग का ये कहना है कि अब अमोर से खदेड़े जा रहे हैं, काम नहीं किए हैं, तो फिर कोचाधामर आ रहे हैं। जिन लोग ये कह रहे हैं कि अमोर में काम नहीं किए हैं, मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, उनकी आंखों की बिनाई कमजोर हो गई है। जब हमारे जनाब इज्जतमान अख्तर इमान साहब पिछले रमज़ान में, ये रमज़ान नहीं, पिछले रमज़ान में जब शिलान्यास करने गए थे, तो लोग कह रहे थे ये हवा हवाई है और लोकसभा का चुनाव सामने है इसलिए ये दिखा रहा है। आज देखिए सर, वहाँ पुल बन रहा है, आप गए भी थे, आप उस पुल को दिखाए भी थे, कई हज़ार करोड़ रुपए की वो पुल बन रहा है। और जहाँ तक रहा कि वो दोनों क्षेत्र से, मैं तो कहूँगा, मैं पहले उन्हीं को ले रहा था, अगर वो अमोर से भी टिकट ये अपना नॉमिनेशन कर देंगे और कोचाधामर से भी अगर वो नॉमिनेशन कर देंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों जगह से जीत जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप मेरे इस गरीब खाने में आए, मुझे कुछ बोलने का आपका चैनल का मौका मिला। मैं फिर कहूँगा कि आप मेरे निवास स्थान, जहाँ मेरा पूठिया हवाड़ा घर है, वार्ड नंबर 31, वहाँ आइए, चाय में आइए, दोनों भाई बैठेंगे, चाय पीएंगे। और अदरवाइज सर, मुझे कोई बोलने में गलती हुई, मेरे जो भी आप दर्शक लोग सुनेंगे, उस गलती को माफ़ कीजिएगा। हौसला इंसान है, इंसान से गलती होती है, कुछ बोलने में कोई गलती हुई, लेकिन मैं यही बात कहूँगा, जिस पार्टी में आप रहिए, पार्टी के संगठन के मजबूती के साथ रहिए, ऐसा कोई अभद्र भाषा मत बोलिए जिससे दूसरों को दुख हो जाए। ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश कमेटी में इनका जो है बड़ा पद है, और पार्टी में जो इनका कद भी काफ़ी ऊंचा है। किशनगंज विधानसभा 54 से है, इनकी दावेदारी भी है। टिकट किनको मिलेगी, इनका फैसला आला कमान को करना है। जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें हो रही है, कोई इनके तो कोई उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के इस इंटरव्यू से एक बड़ा मैसेज निकल कर सामने आया है।
नसीम साहब ने जो एक संदेश दिया है अपने पार्टी के उन लोगों तक जो टिकट के दावेदारों में है कि कोई इस तरह का शब्द अपनी जुबान से ना निकाले जिससे पार्टी में दरार और खलल पड़ने की जो है गुंजाइश बढ़ जाए। हम चाहेंगे कि हमारे इस इंटरव्यू को लेकर आपकी जो है अपनी एक प्रतिक्रिया होगी, इसे कमेंट बॉक्स में आप चिपकाए, लेकिन सभ्य और शालीनता से जो है अपनी बातों को रखी। विदा लेते हैं आपसे सुना इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया।